कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? तो कोई सच क्यों नहीं बोलता इसके बारे में? आई टेल यू व्हाट, लेट्स आस्क आवर फ्रेंड फ्रॉम द एमएनएस, मिस्टर हेमंत कामले। हेमंत कामले साहब हमेशा सच बोलते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। हेमंत कामले साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, वंडरफुल टू सी नमस्कार यू प्रदीप अगेन जी, सर, नमस्कार। वंडरफुल टू यस, सी यू अगेन। आई एम वेरी प्लीज। वंदे मातरम बहुत खुश सर, हूँ। और वंदे आपको मातरम। इन एडवांस ईद मुबारक ईद सर। मुबारक। सर और आपको अक्षय तृतीया की भी शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जान करके अक्षय तृतीया नहीं बोला सर, अक्षय तृतीया के लिए जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। you have to be able to buy something. Here at Nation Now, these clothes fit so well because the pockets are empty. Sir, जी हेमंत कामले साहब, ये बोलिए सर। मराठा रिजर्वेशन को लेकर के जो आज की तारीख में आज भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सर इसमें क्या मराठा आरक्षण असल में हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? बिकॉज दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हेमंत कामले जी। एक्चुअली राजीव जी, ये जो मसला है मराठा आरक्षण का, जी ये सोशल एलिमेंट नहीं है, सोशल कोई मुद्दा नहीं है, ये जी। पॉलिटिकल मुद्दा है। ओके। इसको सॉल्व करने में किसी भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी। जी और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो राज साहब ने तो पहले ही कहा है कि भाई जो भी आरक्षण हो, रिजर्वेशन हो, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है उनको दिया जाए। तो ये मराठा आरक्षण का जो भी मुद्दा है, देखिए पहले एमवीए थी, महाविकास आघाड़ी थी सत्ता में, अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे मतलब शिवसेना, शिंदे गुट, ये बोलने में बड़ी दिक्कत होती है यार, सिंधु गुट और उद्धव ठाकरे गुट, बड़ी दिक्कत होती है जी। तो ये जो मुद्दा है, ये मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरह पॉलिटिकल मुद्दा है, और इसको ना तो कभी सॉल्व किया जाएगा। इसको जितना भिगा कर रखेंगे उतना ये दोनों गुट जो है इसका फायदा उठाएंगे। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इसको असल में सॉल्व करने में। कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल नहीं है। राइट। देखिए कैसे है ना, एक तो पहली बात तो सरकारी नौकरियां है ही नहीं। जी करेक्ट। आप हर जगह पर, लास्ट डिबेट में भी मैंने ये मुद्दा कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर आप बात करते हो, आरक्षण के लिए आप किसी ना किसी कौम को, किसी ना किसी जात को, किसी ना किसी कास्ट को उकसाते रहते, कोई ना कोई पार्टियां। लेकिन असल में आपके पास जॉब्स नहीं है, आप जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट की कोई जॉब्स नहीं है, तो ऐसे में आप ये आरक्षण के मुद्दे पर बार बार यही मुद्दे पर, देखिए ये अभी इलेक्शन नजदीक आए तो ये आरक्षण आप भावनिक मुद्दाओं पर क्यों ये कर रहे हो? जैसे कि पहले मैं डिबेट सुन रहा था आनंद दुबे का, कि आनंद दुबे जी कह रहे थे कि भाई महंगाई पर बोलना चाहिए, आपको पुलवामा पर बोलना चाहिए, आपको बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, आपको किसानों के प्रॉब्लम पे बोलना चाहिए। तो किसने रोका था इनको? जब पुलवामा हुआ था तब तो दुबे जी तो कांग्रेस में थे, अभी आए वो शिवसेना में, तो तभी शिवसेना चुप बैठी थी। तब एक ही इंसान था, राज साहब ठाकरे, इन्होंने तो खुले आम पर सवाल पूछा था। तो ये पॉलिटिकल मुद्दे होते रहेंगे, लेकिन हम अब देखिए, आज कल ही राज साहब ने एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की, उन्होंने कौन से टॉपिक पे बात की कि सड़कों के घर की कीमत कम होनी चाहिए। दैट्स राइट। बीडीडी के जो रीडेवलपमेंट है उसकी बात की, जो मराठी का एक मराठी सब्जेक्ट का कंपल्सन जो निकाला था उसके भी बारे में बात की। तो जो मुद्दे यहाँ पर है, जो मुद्दे कॉमन पब्लिक के फेवर करते हैं, तो ऐसे मुद्दे पर हम बात करते हैं। बाकी इनकी राजनीति चलने दो, गद्दार खोके ये सब चलने दो उनको। सर जहाँ तक के आज की मीटिंग का सवाल है, ऑफ कोर्स you know that Maratha reservation and other reservation is an issue which is an endless subject which we could keep talking about forever and ever। और जैसे राज ठाकरे साहब ने एक बार नहीं न जाने कितनी मर्तबा बोला है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन दीजिए, और सिर्फ एक लेवल तक दीजिए, यानी स्कूल लेवल तक दीजिए, 12वीं तक दीजिए, उसके बाद आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं, उसके बाद आप बहुत चीजें दे सकते हैं। जी राजीव जी, एक बात कहता हूँ जी, मैं खुद एक रिजर्वेशन कैटेगरी से आता हूँ जी, लेकिन ना तो मैंने कभी रिजर्वेशन का फायदा लिया, ना तो मैंने मेरे स्कूल की जिंदगी में, मतलब जब मैं एजुकेशन तभी ने मैंने फायदा उठाया, ना मैंने कोई नौकरी के लिए फायदा उठाया, ना मेरा बेटा उसका फायदा लेगा, ना मेरे पिताजी ने कभी आरक्षण का फायदा लिया। हमारी सोच ऐसी है कि मैं अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, अगर मैं
अच्छी तरह मेरे परिवार की परवरिश कर सकता हूँ, तो उसका फायदा किसी जरूरतमंद को मिलना चाहिए, फिर वो करेक्ट, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको मिलना चाहिए। करेक्ट, और जब तक ये होता नहीं है, मेरे मेरे पास एक फॉर्मूला है इसका। अगर ये रिजर्वेशन का मसला पॉलिटिकली पूरी तरह अगर इसको हम लोग को एबॉलिश करना है, तो मैं कहता हूं कि भी जिसने भी आरक्षण का फायदा उठाया है, उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, फिर वो उसका लिविंग सर्टिफिकेट से लेके पासपोर्ट तक, उसके ऊपर आप स्टैम्प मार दो, रिजर्वेशन टेकन, ताकि उसकी आने वाली नस्ल को कोई फायदा नहीं मिल सके। दैट्स राइट, जब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऐसे पोस्ट पर जाने वाले लोग भी अगर बार बार अगर अपने बच्चों के लिए अगर रिजर्वेशन का फायदा मांगे, तो ये रिजर्वेशन तो खत्म होगा ही नहीं कभी। रिजर्वेशन का मतलब क्या था कि आपको इकोनॉमिकली और सोशली एक बैलेंस तौर पर लेके जाए एक समाज को, जो पिछड़े हुए थे उनको, इसके लिए था ना। जब वो पिछड़े हुए जब आते हैं, बस सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जब स्ट्रांग होते हैं, तो फिर बार बार उनकी आने वाली नस्ल को, उनकी आगे की पीढ़ी को क्यों चाहिए कहने का मतलब ये हुआ जो आप कह रहे हैं कि जिस कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, उसी रिजर्वेशन में एक और कास्ट सिस्टम बन गया है। जरूर। All those people who took the advantage of reservation, now generation after generation is taking advantage of the same reservation and thereby preventing other people from coming up. That's what is happening. You should appreciate my words, because Yes. मैंने जो बोला है, जी, मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भाई ये रिजर्वेशन अगर आपको खत्म करना है, तो जितने भी जिन्होंने भी ये रिजर्वेशन का फायदा, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपने स्टैंप लगाना चाहिए। correct. I agree with you. That's a great idea. That's a great idea. But will people agree to it? God only knows. लेकिन राज ठाकरे साहब की जो आज मीटिंग हुई अपने एक नाथ शिंदे जी के साथ, एक तो फार्मर्स का इशू डिस्कस किया गया, उसके अलावा जो बाकी सब इश्यूज थे आपने वो बताए। फार्मर्स के इशू पे क्या एक नाथ शिंदे जी ने कोई उनको गारंटीज दी हैं, कोई वादा उन्होंने किया है राज ठाकरे साहब से? देखिए कैसे है ना, फार्मर्स का इश्यू जो है, राजीव जी, पिछले 20 सालों में जहां तक मेरे पास जानकारी है, 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है जी। हर साल। यहाँ पर महाराष्ट्र में 5 से 6 हजार किसान आत्महत्या करते हैं जी। देखिए, आत्महत्या करने वाले में जो स्टेट है, उसमें है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट है, यहाँ पर हरियाणा भी है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आत्महत्या होती है जी। तो ये आत्महत्या का फॉर्मूला अगर आपको इसको खत्म करना है, तो पहले तो जो किसान, इसको अभी बोल के गए कि भाई ये भारत जो हमारा है कृषि प्रधान देश है, क्या देते हैं हम किसानों को? किसानों को क्या फैसिलिटीज देते हैं? कौन सी, मतलब पानी की दिक्कत है उनको, पानी का हमारे यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं। नदी जोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो अब तक ठीक नहीं हुआ, अब तक हुआ नहीं वो इम्प्लीमेंट, जबकि बाबा साहब ने तो 1952 में बोला था इसको कि इसको करना चाहिए नदी जोड़ को। फिर अटल बिहारी जी ने फिर उसको दोहराया था। देखिए, पानी नहीं है, ये नेचुरल कैलेमिटीज, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बिन मौसम की बरसात होती है, और वो सब होने के बावजूद उसके बाद जब किसान बड़ी मुश्किल से कोई फसल पकाता है या उगाता है, तो उसको उसके दाम नहीं मिलते हैं। टमाटर कभी देखिए तो 150 रुपए किलो होते हैं, और कभी 10 रुपए किलो, कभी रास्ता पर फेंके जाते हैं। प्याज देखिए, कभी 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, तो कभी 150-200 रुपए तक किलो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है। एक जो हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ब्लूप्रिंट में हमने इसके बारे में बड़ी बारीकी से लिखा है, और मैं आपके स्टूडियो में आकर आपको वो कॉपी देकर जाऊंगा कि भाई ये आपके पास शायद होगी, आपने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप दोनों के लिए एक कॉपी में देके जाऊंगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। कामला जी, रिसेंटली संजय राउत जिस प्रकार से एक आरोप करना, आलोचना करना, पहले अजित पवार जी के साथ था, अभी राज साहब के बोलने लगे कि कोई किसी के पोपट है, और मैं जानता हूं पोपट बना है, बीजेपी ने बहुत पोपट पैदा किए हैं। तो ये कैसे देखते हो? नो, व्हाई इज द वॉर? बिकॉज आई थिंक एमएनएस स्टैंड इज वेरी क्लियर। खारगर वाले इशू में आपका स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर था कि इट शुडंट हैव हैपेंड, ये गलत है, हर चीज गलत है। फिर ये पोपट कहना, देखिए प्रदीप जी, राजीव जी, आप लोग बहुत सीनियर हो पत्रकारिता में, लेकिन जिस तरह के भाषा का स्तर संजय राउत जी ने एक लेवल के नीचे आ गए हो, मतलब किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो, किस तरह की गालियां देते हैं, ऑन रिकॉर्ड
और कैमरा के सामने neither he is a spokesperson, neither he is a what editor, क्या कह सकते हैं हम उनको? देखिए मैं तो उनको नहीं सकता कि मतलब वो तोता बोलते हैं, पोपट बोलते हैं, तो हम तो इस तरह की गालियां नहीं बक सकते कि भाई संजय राउत का मतलब किसी ने अब सोशल मीडिया पे क्या क्या कमेंट मैंने आज पढ़े कि संजय राउत कुत्ता है, ये है, गधा है। अरे हम मैं मेरे संस्कार नहीं है ना, हमारे वो संस्कार नहीं है। बात जो है वो सुनो क्यों नहीं चाहिए, बात जो है आपको पॉलिटिकली आपको विरोध होना चाहिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं होते ना तब आप इस तरह की बातें करते हैं, आपके पास मुद्दे होने चाहिए। क्या ये शिवसेना अगर अपोजिशन में बैठी है, मतलब उद्धव ठाकरे अपोजिशन में है, तो इसका मतलब उनका कोई संवाद नहीं होना चाहिए सीएम के साथ? वो महाराष्ट्र के सीएम है, डिप्यूटी सीएम के साथ संवाद नहीं होना चाहिए कि लोगों के प्रॉब्लम के लिए आपको संवाद, आपको डायलॉग रखने चाहिए। अगर किसानों के प्रॉब्लम है तो किससे बात करेंगे आप? सीएम से बात करेंगे। लोगों की सिडको के घर के दाम ज्यादा है तो किससे बात करेंगे आप? सीएम से बात करेंगे। बीडीडी चाल का जो इसका जो मुद्दा लेकर गए थे तो जी। किससे बात करेंगे? सीएम है, डिप्यूटी सीएम से बात करेंगे। तो हमारा डायलॉग क्यों बंद है, संवाद क्यों बंद है? ये संवाद जब बंद होता है ना, ये जिस तरह से संजय राउत या उद्धव ठाकरे इनकी जो फड़तूस काड़तूस या आज की जो लैंग्वेज है, ये मतलब इनका स्तर बहुत नीचे गिर गया और ये कहीं ना कहीं तो निराशा इनके मन में बहुत बड़ी पैदा हो गई है, निराशा की तरफ बढ़ रही है, निराशा के काले बादल इनके ऊपर पूरी तरह छाए हुए हैं। तो उनके पास दूसरे मुद्दे नहीं तो इसी तरह से बात करेंगे। हम जो बात करेंगे लोगों के लिए बात करते रहेंगे और इसमें हम सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाए। आज और जो भी जी। मुद्दे हमने उठाए लोगों के लिए थे। और यहाँ पर एक और चीज़ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, कामले साहब ऑफ कोर्स नोज एंड ही कोटेड द फिगर्स आल्सो, बट लेट मी क्लैरिफाई। अभी जो 10 महीने हुए हैं इस सरकार को, यानी फडणवीस और शिंदे साहब की जो सरकार है, शिंदे साहब या फडणवीस की जो सरकार है, उसमें ऑन एन एवरेज 8 किसानों ने हर रोज आत्महत्या की है। 8 फार्मर्स पर डे हैव कमिटेड सुसाइड सर नाउ। और उसके पहले भी वही फिगर था, बाय द वे, उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार थी एग्जैक्टली द सेम। उसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार थी उसमें तो ज़रा ज़्यादा था, 9 और 10 थे। द एवरेज यूज्ड टू बी 9, 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मे बी देव ऑल्सो perhaps worked out some creative way of not including farmer suicides in the list of suicides also, because a lot of people say that the suicides are actually more. लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात अगर कहता हूँ, 8 सुसाइड्स पर डे, दैट मीन्स 240 सुसाइड्स पर मंथ, 240 मौतें एक महीने में। अगर मान लीजिए ये किसी और सेक्टर में होती, कहीं और होती, तो आपको लगता नहीं कि हाहाकार मच जाती हर जगह पे? ये हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज हॉरिबल, दिस इज अ नाइटमेयर। मैंने राजीव साहब मैंने पहले ही बताया आपको, पिछले 20 सालों में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है जी। और इस साल अब तक सिर्फ बीड जिले में, जो मराठवाड़ा में पड़ता है, जहां पर जो पानी की बड़ी दिक्कत है जी, आज तक 1100 किसानों ने आत्महत्या की है जी। तो ये जो मुद्दा है भाई, हमने क्या है ना कि पहले मेरे पहले जो डिबेट हुआ उसमें मैं सुन रहा था कि भाई हम सब किसानों के बच्चे, मेरे दादाजी ने खेती की, आपके दादाजी ने, परदादाजी ने, ये सब बातें हो गई जी। अब देखिए ना कि किसान खेती करता है तो और हम कहते क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये किसानी करने वाला है या फार्मर है, इसके जो प्रोफेशन को हम इतना हल्का मानते हैं। मतलब उसके ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के आत्महत्या किसी को कीमत नहीं है। अब मोदी जी हो सेंट्रल में, यहाँ पर फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे हो या कोई भी सरकार हो, इनको इन किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए करना क्या है आपको, कि किसान क्या मांगते क्या है कि भाई जो वो फसल उगाते हैं उसका सही दाम मांगते हैं। That's right. तो आप उसमें जो पिछले साल जो वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर जो चल रहा था जी, आंदोलन चल रहा था, तो उसमें कुछ मांगे जो थे जायज मांगे थे। अब इसको कहीं ना कहीं आपको विन विन सिचुएशन पे लाने के लिए उन किसानों के साथ बात करनी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट्स है उनसे बात करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आपने रॉकेट, कितना भी आप रॉकेट छोड़ दीजिए, कितने भी आप सैटेलाइट छोड़ दीजिए, लेकिन
दिन में 2 बार तो खाना तो खाएंगे ना, जी तो वो कौन देगा? किसान देगा। तो उसके प्रॉब्लम पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये तो होने वाला ही है। हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए? मैं तो कहता हूं कि जितना हमारा बजट है उसका 40% बजट सिर्फ किसानों के लिए होना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं? हमारा बजट कहां पर जाता है? हम जाते हैं वहां पर हमारा ज्यादातर बजट होता है तो संरक्षण के खाते पर होता है। जी हमारा ज्यादातर हम क्या करते हैं कि वेपन्स खरीदने में पड़े हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पड़े हैं, क्योंकि जी ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें जिस गांव में बनेगी उस गांव का विकास हो गया, ऐसे हमारे मॉडल है। जी हमारे जहन में ये मॉडल है ना कि मेट्रो आती है, बुलेट ट्रेन आती है, मतलब उस देश का प्रोग्रेस हो गया। कैसे चलेगा? तो आपके मुताबिक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख में जो महाराष्ट्र में चल रहा है, वी सी दिस ब्रेकनेक एक्टिविटी गोइंग ऑन, एक्टिविटी एट ब्रेकनेक स्पीड गोइंग ऑन ऑल ओवर द प्लेस, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, ये टनल, वो टनल, मेट्रो, दिस दैट ऑल दैट, इज दैट रियली एन इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस सर? मैंने तो यही सवाल पूछा ना कि भाई ये सब हमारे प्रोग्रेस के ये है क्या, मायने है क्या? क्या पैरामीटर्स पे हमारी प्रोग्रेस, क्या पैरामीटर्स पे होनी चाहिए? जी हमारे मतलब स्टेट का हो या देश का हो, हर नागरिक उसका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? 156 156 हमने सरपास कर दिया है चाइना को पॉपुलेशन में। विश्व में हमें कुछ नहीं बनानी चाहिए क्या? मतलब किस और किस दौर पे चल रहे हैं? हमें देखिए कैसे है ना कि एक तो हमारी प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं तो गलतियां कर रही है और बार बार गलतियां कर रही है, इसको सुधारना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री को इसका प्रॉपर जो अलोकेशन करना, फंड अलोकेशन करना पड़ेगा। हमारे बजट में देखिए क्या चल रहा है, बजट का अलोकेशन क्या होता है हमारा, क्या किसानों के लिए हमने ये किया है? किसानों को आप कर्ज माफी, ये क्या है? कर्ज लेने की दिक्कत क्यों आती है किसानों को? जो किसान पूरे विश्व को पाल रहा है उस किसान को एक तो कर्ज लेने की दिक्कत आती है और वो कर्ज वो पे नहीं कर पाता है या चुका नहीं पाता है, तब वो आत्महत्या कर लेता है। तो इतनी सीधी सी बात हमारे इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग के समझ में नहीं आती। जी प्रदीप जी। कामड़ा साहब, आदित्य ठाकरे कंटिन्यूसली वापस एकनाथ शिंदे जी पे आरोप लगा रहा है। जिस प्रकार से रोड स्कैम तो बात ही किए थे, 400 किलोमीटर का बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, 31 मई का टारगेट पूरा नहीं होने वाला है। और 31 मई का टारगेट इसलिए पूरा नहीं होगा क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के साथ जो लोग हैं, एक लॉबी है, वो लॉबी ने पूरा मटेरियल्स होल्ड किया। जो स्टोन क्रशिंग मशीन्स के एक लॉबी है जो स्टोन क्रश करते हैं और वो मटेरियल यहाँ पर यूज करते हैं, उसका होर्डिंग हो रहा है और सब पे दबाव हो रहा है कि ये रोड कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं से मटेरियल्स खरीदेंगे और इसलिए रोड कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिया ना। करप्शन कंटिन्यूसली एक चार्ज है डायरेक्टली सीएम एकनाथ शिंदे जी पे कि यू आर प्रमोटिंग करप्शन, लॉबिंग, कार्टेलाइजेशन एंड दैट इज अफेक्टिंग ग्रोथ। और ये जो आप डिक्लेयर करते हो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम के लिए आपने डिक्लेयर कर रहे हैं 400, नथिंग इज गोइंग टू बी अचीव्ड इन द टारगेटेड टाइम। कामरे साहब, हाउ डू यू सी दैट? See, there are 4 pillars of corruption in Maharashtra. One is Congress, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी। ये इनकी जो सरकार है बदलती है लेकिन करप्शन वही के वही रहता है। जैसे कि 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी इन पर आरोप कर रहे थे कि भाई ये करप्शन कर रहे हैं, अब ये उन पर आरोप कर रहे हैं करप्शन कर रहे हैं। अगर इसमें ये जो स्टॉप करने के लिए या बिटुमेन स्टॉप करने की जो बात हो रही है, तो इसके लिए आप धरना क्यों नहीं चलाते, आप आंदोलन क्यों नहीं करते? क्या है कि आदित्य ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना 25-30 साल से कॉर्पोरेशन में थी, तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ साठगांठ है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने वो उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं। उनको जो फीडिंग देते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, आप इस पे बात करिए। जो पहले जो जब दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो फडणवीस साहब और उनको फीडिंग देते रहेंगे, तो इनका ये चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आप पब्लिक का। आप देखिए अप्रैल तो खत्म होने आया, अब मई में क्या चलेगा? मई में कौन से रास्ते बनने? मई के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, फिर हमारे वही चलेंगे रास्तों के गड्ढों पर आप चलाएंगे, न्यूज चलाएंगे, फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे। ये जो है कि भाई
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपके 400 किलोमीटर के रास्ते के लिए जब 6100 करोड़ का खर्चा हो रहा है, जी, आपने 15 करोड़ पर किलोमीटर खर्चा कर रहे हैं लोग, 15 किलोमीटर और पर एक स्क्वायर मीटर का खर्चा होता है 1,52,000 रुपया। करेक्ट। अब कौन सा फौलाद, कौन सा लोहा यूज करने वाले पता नहीं। जी, कोई होगा सर नया नासा से मटेरियल आया होगा स्पेशल। हाँ, नासा इसरो से इनका कुछ साठगांठ रहेगी, जी। इनके पास कोई नया केमिकल रहेगा, तो बट इसके आई टेल लिए यू व्हाट, दिस इज वेरी डिप्रेसिंग। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू काबले साहब, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन दैट यू सी? आपको सोल्यूशन क्या दिखता है इसका? डू वी हैव टू देखिए, लिव विद दिस ऑल द टाइम? व्हाट इज गोइंग ऑन? सॉल्यूशन एक ही है। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर सत्ता में है, पावर में है, इन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई है कि हम करप्शन नहीं करेंगे। देखिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको बड़ी कंपनियां जैसे L&T है, उनको लेके आइए। जी, दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये मतलब ये मेरी अपील है इकबाल सिंह चहल साहब को, कि भाई जो रास्ता बनता है तो रास्ते पर किसी का नाम मत दो। वो रास्ते को नाम देते हैं, राजीव बजाज पथ, हेमंत काबले पथ, मत दीजिए। वहां पर रास्ता बन गया तो उस पर उसका खर्चा लिखिए, जी, उसका डिफेक्ट एंड लाइबिलिटी पीरियड रखिए। देखिए, सीमेंट कंक्रीट का रोड बनता है तो 10 साल की उसकी डिफेक्ट एंड लाइबिलिटी पीरियड रखिए। करेक्ट। सेकेंड थिंग, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखिए और कॉन्ट्रैक्टर का पूरा कंपनी का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, और उसके साथ वो रोड बनाने के लिए जिम्मेदार जो इंजीनियर है बीएमसी के, चीफ इंजीनियर से लेके जूनियर इंजीनियर सबके उधर कॉन्टैक्ट दे दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है, देखिए इतने खर्च होने के बावजूद भी रास्ते पर अगर गड्ढे होते हैं, उसमें किसी जान माल का किसी को नुकसान होता है, तो उस जो भी जान से जाएगा उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। और इसका ये पैसा गवर्नमेंट के खाते से मत दीजिए। ये जितने कॉन्ट्रैक्टर है और जितने इंजीनियर है, उनके खाते से पैसे दीजिए, तब ये अपने आप सब काम समझ जाएंगे। ये रास्ते पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, रास्ते की क्वालिटी आपको अप टू डेट मिलेगी। आपको लगता है कभी ऐसा होगा? होना चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हूं कि ये होना चाहिए। ये फॉर्मूला 100% हमारे जो एमएलए राजू पाटिल, ये 100% से मैं गुजारिश करूंगा, उनको बोलूंगा कि ये लेटर आप एकनाथ शिंदे जी को लिखिए, ये लेटर आप देवेंद्र फडणवीस जी को लिखिए, और एक लेटर आप इकबाल सिंह चहल को भी दीजिए कि भाई ये फॉर्मूला होना चाहिए। फिर वो चाहे पीडब्ल्यूडी का रास्ता हो, वो एमएमआरडी ने बनाया रास्ता हो, वो एमएसआरडीसी ने बनाया हो, या तो बीएमसी ने बनाया हो, ये फॉर्मूला होना चाहिए, तभी आपको रास्ते अच्छे मिलेंगे। That's what he's saying, Kamlesh ji, जो बोल रहे हैं, it's fantastic. I mean, there has to be some accountability. There has Yes, to of be some course. accountability of the engineers. There has to be some accountability of all the government officers. There has to be accountability of the contractors. Because बना दिया और निकल गए। जैसे आपने बोला, आज तक जितने डिफेम लोग हैं जो बीएमसी के रोड नहीं बना पा रहे हैं, वो आज हाईवेज, फ्लाईओवर्स, अंडरग्राउंड मेट्रो, वो सब उसमें जुड़े हुए हैं, एंड दे आर ब्लैकलिस्टेड फॉर नॉट मेकिंग द रोड्स। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एंड यू आर गेटिंग प्रमोशंस, यानी और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं व्हेन यू आर नॉट डूइंग द बेसिक थिंग्स राइट। So Pradeep ji, in my last debate I told you there are so many contractors who are blacklisted, and then again they are getting the contracts Yes. in the Maharashtra state government. That's right. For example, J Kumar. All the blacklisted contractors of BMC are getting work from MMRDA, which is amazing, isn't it? If that happens only in Mumbai, that can happen only here. It's happened only in India. Yes, This is the famous song. absolutely. लेकिन जो आपने बात कही है उसके मैं आपको याद दिलाऊंगा, शायद एमएनएस ने ही इसके ऊपर पहले एक आंदोलन लिया था, जिसके बाद आपको याद होगा जहाँ जहाँ पर काम चल रहा, कहीं पे वो क्या एक डीप एक्सकेवेशन चल रही है, वहाँ पर वो चीफ इंजीनियर का नाम होता था वगैरह वगैरह वगैरह, और ये भी कहते थे कि भाई इतनी देर में काम खत्म हो जाएगा। नाउ दैट प्रैक्टिस इज ऑल्सो स्टॉप्ड. आई डोंट सी इट एनी मोर. See, when we are took agitation for a particular subject, जी, this is the duty of particular authority. yes, Whether we are taking this issue with MMRDA, BMC or state government or MSRDC, तो इनकी ये जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए कैसे 150 मीटर रेलवे स्टेशन से 150 मीटर तक कोई जो हॉकर्स है वो बैठने नहीं चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर है, जिसको उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ऑफ कोर्स बीएमसी की है।
और इसके आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके ऊपर हम किस तरह का आंदोलन करते हैं। इसके आगे से एमएनएस कोई तोड़फोड़ नहीं करेगी, जी तोड़फोड़ नहीं करेगी। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबईकरों को, एक मुंबई के जितने सिटीजन है, जितने नागरिक है, उनको प्रॉपर सोल्यूशन देगी। जी ये मेरा दावा है आपसे, ये वादा भी है। we've seen it earlier, fantastic। और एक बार फिर आपको बता दूं, कल ईद है, उसके बावजूद आज अलविदा जुमा है, लेकिन उसके बावजूद जो लाउड स्पीकर्स की आवाज़ है यहाँ पर नहीं आ रही है। एंड वी आर लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू देयर आर अबाउट 14 मॉस्क्स इन द एरिया। आज की तारीख में वो ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही जैसे पहले आया करती थी। उसके लिए वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड I'm inviting both of you for the Akshay Tritiya, and of course after that I will invite you for the Eid also. You Wonderful. may invite me for the Eid. I will invite you for the Akshay Tritiya. फैंटास्टिक। एंड where do we have to come, sir? अक्षय तृतीया में कहाँ पे आना है सर, बताइए। आइए कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स। Wonderful. Hey, that will be great. That will be absolutely fantastic. Thank you so much for the invitation. But we invite you to come to our office, come and sit in our studio. It will be a real pleasure and an honor to have you here with us. Whenever you have the time. If every day is Akshay Tritiya for us, every day is Eid for us, every day is Diwali for us. Please come. Yes. Thank you. Thank you very much, Kamble साहब। बहुत Thank बहुत you very शुक्रिया much. आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे सर। नमस्कार, वंदे वंदे मातरम। मातरम। Thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भगवान, जय शिवाजी। Thank you very much. Thank you. Thank you. Lovely talking to you. Wonderful. That was nice. He's got a proper solution. And a So- very so- practical so- solution. You bring the contractors, let them have their names on the boards on every street. And the engineer. Yes. And the engineer who Bilkul. certified that road Exactly, sir. as being perfect. Bilkul, bilkul. Right. Wonderful. With his phone number. Bilkul. With the phone numbers of people. That's very very important. Right. And what do you think of that suggestion? आप लोग इस suggestion के बारे में क्या समझते हैं? जहाँ जहाँ पर सड़क बनी है, क्या वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम होना चाहिए बोर्ड पे, उसका नाम होना चाहिए, उसके कंपनी डिटेल्स होने चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, और जो इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या जो मर्जी हो, जिसने उस सड़क को सर्टिफाई किया कि ये बहुत अच्छी बनी है, उसका भी नंबर होना चाहिए। आप इस सुझाव के बारे में क्या समझते हैं? ये सुझाव था कामले साहब का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा, प्रदीप जी को भी लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप जरूर अपने सुझाव दीजिए। प्लीज सेंड योर कमेंट्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो ऑन नेशन नाउ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.